आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्विन्स एंड क्वाड्रपल्स। ठीक है। ट्विन्स आपको पता है कि ये जुड़वा बच्चों को बोलते हैं। ठीक है। क्वाड्रपल्स यानी इससे अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4, तो ये क्वाड्रपल्स मल्टीपल टाइम्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है, द प्रेगनेंसी ऑफ 2 or more fetuses इज कॉल्ड एज मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा जो है वो प्रेगनेंसीज होती हैं, आमतौर पे एक फर्टिलाइजेशन में एक ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसीज आगे दो तरह की होती हैं। ठीक है। दोनों फीटसेस सेम भी हो सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन भी बोलते हैं, और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स। ठीक हो गया। तो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन। दोनों में क्या फर्क होता है? आइडेंटिकल ट्विन क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विन ये होता है कि आमतौर पे ये एक एग है और ये एक स्पर्म है। ठीक है। एक एग और एक स्पर्म मिलते हैं और बन जाता है जाइगोट। ये तो सबको पता है। जाइगोट बनने के बाद आपको पता है क्लीवेज में जाता है क्लीवेज में। क्लीवेज क्या होती है? सेल का 1 से 2 में चले जाना। अब अननोन रीजंस की वजह से ये दोनों जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर दे गॉट सेपरेटेड। तो क्या होगा? ये 2 सेल अलहदा हो गए। अब ये सेल अलहदा से डिवाइड करेगा और ये सेल अलग से डिवाइड करेगा। तो लिहाजा 2 फीटसेस और 2 बेबीज बनेंगे, और इस कंडीशन को हम लोग आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। उसकी वजह कि ये मोनोजाइगोटिक है। मोनोजाइगोटिक का मतलब जाइगोट कितने बने थे? एक। अब क्योंकि न्यूक्लियस दोनों में सेम है, तो डेफिनेट बात है दोनों के अंदर डीएनए सेम है, क्योंकि एक सेल से 2 होके आए हैं ना। तो लिहाजा दोनों जो बच्चे हैं वो, इनके जो शक्लें हैं वो आमतौर पे बहुत मिलती जुलती हैं, बल्कि ज़्यादा मिलती हैं। दोनों के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो भी सेम होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियस से बन के आए हैं। दोनों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। समझ आ गई? क्योंकि ये एक जाइगोट से पैदा हुए हैं, लेकिन बाद में जाके ये अलग हुए। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन थोड़ा डिफरेंट होता है। फ्रेटर्नल ट्विन ये है कि फीमेल की आपको पता है 2 ओवरीज होती हैं। हो सकता है कि एक एग एक ओवरी में पैदा हो जाए, दूसरा एग दूसरी ओवरी में पैदा हो जाए। ठीक है। ज़्यादा भी एग बन सकते हैं, एक ओवरी में ही 2 एग बन सकते हैं। तो स्पर्म्स की तादाद क्योंकि करोड़ों में होती है, अरबों में होती है, तो स्पर्म्स का तो मसला नहीं होता। तो दोनों एग्स को 2 स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया और 2 जाइगोट बने। अब जाइगोट क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये आगे 2 ऑफस्प्रिंग्स अगर बनते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में, क्योंकि 2 डिफरेंट एग्स हैं और 2 डिफरेंट क्या हैं? स्पर्म्स हैं, तो इस कंडीशन में जो ट्विन्स पैदा होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई है? भाई समझ आ गई बात की? तो ये आइडेंटिकल ट्विन, और ये तो हो गया मोनोजाइगोटिक। इस कंडीशन में क्या बना? डाइजाइगोटिक, क्योंकि 2 जाइगोट बने हैं। ठीक होगी बात? अब यहाँ पे ये भी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन कई तरह की हो सकती हैं कि अब ये ट्विन्स हैं। अब ट्विन्स क्या है कि ये आप नीचे जो रेड देख रहे हैं, ये आ गई प्लेसेंटा। आमतौर पे ट्विन्स जो हैं वो इस तरह से भी पैदा हो सकते हैं कि ये अगर प्लेसेंटा है और ये एमनियोटिक सैक है, ठीक है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो एक एक सिंगल प्लेसेंटा और कितनी एमनियोटिक सैक्स? 2। दोनों सेपरेट में होते हैं। कभी कभार ये भी हो जाता है कि प्लेसेंटा एक ही हो, यहाँ भी प्लेसेंटा एक है, प्लेसेंटा भी क्या है? एक है, लेकिन दोनों ही एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर मौजूद हैं। तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं। एक जो है आमतौर पे ये कंडीशन होती है, और लेस कंडीशन ये होती है जिसमें एक ही एमनियोटिक सैक में दोनों ही एम्ब्रियोज जो हैं वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? अब इसमें आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में बताया था मैंने, मोनोजाइगोटिक। इसमें सेम ब्लड ग्रुप होता है, सेम सेक्सेस होंगे, दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। ठीक है। मे अपीयर डिफरेंटली,
मे अपीयर डिफरेंटली का मतलब ये है कि अगर हालातों साजगार, क्योंकि जब दोनों दुनिया में आ जाते हैं तो फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं। हो सकता है कि एक बच्चा है वो माँ के पास है, दूसरा बच्चा नानी के पास पल रहा है, तो दोनों की एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, डिफरेंट हो गई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस आ सकता है। सम में भी लेफ्ट हैंडेड और अदर में भी राइट हैंडेड भी हो सकते हैं ये, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स जो हैं, हालांकि कहते हैं कि बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन ये भी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, खुराक का होता है, रहन सहन का होता है, तो हो सकता है उनके फिंगरप्रिंट्स भी क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स में ये पहली चीज़ें तो सेम रहेंगी, ब्लड ग्रुप दोनों के सेम होंगे, सेक्सेस सेम होंगे दोनों के। समझ आ गई बात की? तो ये आपने इसमें बताना है। फ्रैटर्नल ट्विन्स के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि इसमें मल्टीपल एग्स होते हैं, फर्टिलाइज बाय डिफरेंट स्पर्म्स। जितने ज़्यादा एग होंगे, स्पर्म्स की तादाद पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, तो उतनी ही फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी। इनको डाई जाइगोटिक, अगर 2 जाइगोट बनते हैं या इससे ज़्यादा अगर जाइगोट बनते हैं तो फिर मल्टीपल जाइगोट हो जाएगा। इसके अंदर क्योंकि ये डिफरेंट जाइगोट बन रहे हैं, इनमें हमेशा प्लेसेंटा भी क्या होगी, सेपरेट होगी, और एमनियोटिक सैक्स भी सेपरेट, उसमें दोनों कंडीशंस आ रही थी। इनमें सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं, सेक्सेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ब्लड ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट जाइगोट हैं। समझ आ गई? इसमें ज़रूरी नहीं कि 2 बॉयज़ हों 2 गर्ल्स हों, ऐसे नहीं हो सकता। और फिनोटाइप तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी इनकी, उसकी वजह कि 2 डिफरेंट जाइगोट से ये पैदा हुए हैं, वहाँ एक सेल से नहीं पैदा हुए। मेरी बात इसको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये आपने बताना है। आइडेंटिकल ट्विन्स आप ये देख सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स सेक्सेस भी सेम होंगे और अशकाल भी उनकी क्या होंगी, वो तकरीबन देख लें आप। अदर देन एनवायरमेंटल कंडीशंस, माहौलियात पे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। अब नानी जो है वो गरीब है, वो उसको नहीं रोटी खिला सकती, वो हो सकता है कद क्या रह जाए, छोटा रह जाए, क्या ख्याल है, तो माँ अमीर है तो वो उधर चले जाए। तो ये कंडीशंस भी डिफर वेरी करती हैं। एक को अमेरिका भेज दो, एक को अलास्का भेज दो, एक को सोमालिया भेज दो, अब सोमालिया वाली काली हो जाएगी, क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। ये फ्रैटर्नल ट्विन्स हैं। फ्रैटर्नल ट्विन्स के अंदर सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, तो ये आपने बताना है। दिस इज क्वाड्रपल्ड, ठीक है। मोर देन 2 प्रेगनेंसीज हैं, तो मोर देन 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपने बताना है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये एक शॉर्ट जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया बर्थ एंड नर्सिंग। तो बर्थ का फिनोमेना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्ट्यूरेशन मींस बर्थ ऑफ द बेबी। ये पार्ट्यूरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। टू गिविंग द बर्थ टू अ बेबी इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है जी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द यूट्रस बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एक्साइटेबल। जैसे जैसे 9 मंथ करीब आते हैं, जो यूट्रस होती है वो ज़्यादा एक्साइटेबल होना शुरू हो जाती है। एक्साइटेबल की कई वजूहत हैं, या कई कह सकते हैं उसके अंदर रिदमिक कंट्रैक्शन शुरू में ही होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अनटिल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिदमिकल कंट्रैक्शन टू एक्सपेल, और बिल्कुल जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्रस की जो रिदमिक कंट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस बेबी को एक्सपेल कर देती है, धक्का दे देती है, पुश कर देती है बॉडी से बाहर। अब हम ये देखते हैं कि बर्थ होती ही क्यों है, कैसे पता लगता है कि टाइम जो है बच्चे के पैदा होने का आ गया है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, 3 फैक्टर्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। पहला है इंक्रीज एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो, दूसरा है फीटल हार्मोन्स, तीसरा है मैटरनल हार्मोन्स। अब इसमें क्या है, अब अगर आपको प्रीवियस टॉपिक अगर याद हो, आपको याद होगा कि फीमेल का सबसे आखिरी हार्मोन कौन सा पैदा हुआ था, वो जो हमने एक बॉक्स बनाया था, याद है किसी को? पिट्यूटरी का एक बॉक्स था, FSH LH, और नीचे एक बॉक्स था ओवरी का, एस्ट्रोजन, और आखिर में कौन सा हार्मोन था, प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल जो है उसकी प्लेसेंटा आपको याद होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पैदा करती है। इससे पहले प्रोजेस्टेरॉन कौन पैदा कर रहा था, कार्पस लूटियम।
अब होता ये है कि एस्ट्रोजन के मुकाबले में प्रोजेस्टेरॉन, जब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप रहता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी यानी बर्थ का टाइम करीब आता है, इनमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। यानी पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा था, एस्ट्रोजन का कम, लेकिन प्रेगनेंसी के करीब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। तो यही वो कह रहा है कि बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड इन ग्रेटर क्वांटिटीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ये बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होते हैं। लेकिन 7वें महीने से आगे अगर हम चलें तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो मायोमीट्रियम है, आपको याद होगा यूट्रस की 3 दीवारें थी, ठीक है, सबसे बाहर वाली, मिडल वाली को क्या बोलते हैं? मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं? एंडोमीट्रियम। तो असल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसने करनी होती है? मायोमीट्रियम में। रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी था कि ये मस्कुलर लेयर होती है जो क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड। तो एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से क्या होता है? मायोमीट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बन जाते हैं। अब फिर वही कंसेप्ट वाली बात है कि पोस्टीरियर लोब से क्या पैदा होना था? ऑक्सीटोसिन, जो कि बर्थ करवाता है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है। याद आ गया? तो लेकिन जब तक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि हार्मोन पैदा होना है ऑक्सीटोसिन कहाँ से? पोस्टीरियर लोब से। तो मायोमीट्रियम जो है उस पर रिसेप्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, किसके? ऑक्सीटोसिन के, ताकि वो ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्ड कर सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि हार्मोन जितने भी आते हैं किससे जुड़ते हैं? आके रिसेप्टर साइड से। मैं क्लियर है कि नहीं? ये पुरानी बातें हैं। तो ऑक्सीटोसिन अगर पैदा हो और यूट्रस में रिसेप्टर्स ना हो तो हार्मोन अपना काम नहीं करेगा। तो एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होता है, तो मायोमीट्रियम यानी यूट्रस में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बन जाते हैं, एंटीने बन जाते हैं। तो मायोमीट्रियम बिकम्स इरिटेबल। इरिटेबल से मुराद क्या हुई? कि बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के काबिल हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस यानी यूट्रस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। अब दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज ब्रैक्सटन हिक्स और फॉल्स लेबर पेन्स। यानी अभी बर्थ नहीं हुई, यानी जो मदर है उसको अपनी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन फील होगी, लाइट कॉन्ट्रैक्शन, हल्की कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। जो ट्रू लेबर पेन तो तब होती है जब उसकी बर्थ का टाइम आता है। समझ आ गई? तो वो क्यों हो गया ये फॉल्स लेबर पेन? उसको क्यों स्टार्ट हो गई है? क्योंकि उसकी जो एंडोमीट्रियम है वो क्या हो गई है? मायोमीट्रियम सॉरी, इरिटेबल हो गई है, वीक हो गई है, उसमें ऑक्सीटोसिन के जो हैं वो रिसेप्टर बन गए हैं, तो उसको फील होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन ये फॉल्स लेबर पेन होगी। इसको ब्रैक्सटन हिक्स यानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये है, दूसरा फैक्टर बर्थ के होने का क्या है? रोल ऑफ फीटल हार्मोन इन बर्थ। कोई ज़माना था लोग मानते थे कि बच्चा जो है या माँ जो है बच्चे की पैदाइश के टाइम का जिम्मेदार होती है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने साबित किया कि बच्चा जो है वो अपना पैदा होने का खुद टाइम बताता है। वो कैसे? अब वो खुद बताएगा कि एज बर्थ नियर्स फॉल्स लेबर पेन कन्वर्ट्स इनटू, अब जब बिल्कुल 9 मंथ पूरे हो जाएंगे, अब फॉल्स लेबर पेन जो है रियल लेबर पेन में कैसे कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे देखें, ये बच्चे के फीटस की बात कर रहा है। फीटस पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब बजाय माँ से पिट्यूटरी के ऑक्सीटोसिन निकले, फीटस ने क्या पैदा किया? ऑक्सीटोसिन पैदा किया। अब इसके अलावा नंबर 2 दूसरी बात कह रहा है कि फीटस का जो पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? आपने पढ़ा था एंटीरियर लोब से, ठीक है। ये कहाँ जाता है? ये बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड में जाता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड आप पढ़ के आ रहे हैं पिछला चैप्टर। ये एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन पैदा करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉन। 2 बातें अब यहाँ पे हुई हैं। फीटस ने ही ऑक्सीटोसिन पैदा किया, फीटस की पिट्यूटरी ने ही कौन सा हार्मोन पैदा किया? ACTH। वो कहाँ गया? एड्रीनल ग्लैंड में। एड्रीनल ग्लैंड ने क्या पैदा किया? कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉन प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर में चला जाएगा।
जब ये चला जाएगा तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा कि प्लेसेंटा स्टार्ट डिक्रीजिंग प्रोजेस्टेरॉन, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है प्रोजेस्टेरॉन मस्ट बी एट हायर लेवल्स। तो जब ये हार्मोन खासतौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉन माँ में जाता है तो ये प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा देता है। इसका मतलब है अब नो मोर प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं रह सकती। सेकंड, दे स्टिमुलेट फीटल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इसका एक और इफेक्ट ये है कि एक तो मदर का प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर गया, दूसरा ये है कि फीटल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी थी कोरियन, एमनियन, वो क्या पैदा करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अब ये क्या करते हैं, ये पावरफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन करवा देते हैं, रियल लेबर पेन। अब ये जोर जोर से जो है ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज, इसका फंक्शन अगर अलग से बता दें, ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन करवाता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और प्रोस्टाग्लैंडिन पावर ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाता है, उसकी ताकत बढ़ाता है कि जितनी जल्दी और जितनी ताकत के साथ ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी यूट्रस, उतनी ही जल्दी जो बेबी है वो एक्सपेल आउट होगा बॉडी से। बात समझ में आ गई? तो ये आपने इसके हार्मोन्स बताने हैं। तीसरा, अब आ गया तीसरा फैक्टर बर्थ के लिए। अब इसमें माँ का भी कुछ रोल है, वो सेम रोल है, कोई ऐसी बात नहीं है। एट दिस पॉइंट, अब यानी वो जो पॉइंट पीछे क्या था कि वो मदर की जो थी वो यूट्रस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसके इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस होती है उसको, उसकी एक्टिव हो जाता है मदर का हाइपोथैलेमस। अब मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है पोस्टीरियर लोब, अब वो भी क्या पैदा करेगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग देख लें उससे बेबी से हुई है, मदर से नहीं हुई। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन काज द ट्रू लेबर पेन। अब ये ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी वंस हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज प्रोपेल्ड इनटू एक्शन। ठीक है, अब क्या है पॉजिटिव फीडबैक, क्या है कि ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी अब यूट्रस जो है बहुत तेजी के साथ और बहुत मजबूती के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उतना ही मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या पैदा करेगा, ऑक्सीटोसिन। जैसे मैंने कहा था अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, तो ये कौन सी फीडबैक होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ी तो ऑक्सीटोसिन भी बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, मोर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो समझ आ गई? तो तीन फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं। ठीक होगी बात? तो तीनों फैक्टर्स आपने देख लिए। उसके बाद जी लेबर इसमें प्रोसेस में क्या होगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, बता चुका हूं। देन दे चेंज प्रोग्रेसिवली बिकम एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चंद ही यानी पैदाइश से चंद ही घंटे पहले ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कंट्रैक्शंस। दे स्टार्ट स्ट्रेचिंग सर्विक्स, ये सर्विक्स को दबाव डालेगी, सर्विक्स जो है डायलेट हो जाएगी, डायलेट होना शुरू हो जाएगी। सर्विक्स पढ़ चुके हैं आप लोग। एंड लेटर फोर्स द बेबी थ्रू बर्थ कैनाल, यानी वेजाइना के जरिए या बर्थ कैनाल के जरिए इसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। बात फॉलो कर गए? ठीक है, इसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, इस पैदाइश को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। एंड द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन दैट रिजल्ट इन द फाइनल पार्टुलेशन, जब फाइनल अब बर्थ हो गई, पहले तो थी फॉल्स लेबर पेन, लेकिन अब क्योंकि ये ऐसी लेबर पेन स्टार्ट हुई है जिसमें ये बर्थ का मोटिव बना, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कहलाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, तो ये लेबर की डेफिनेशन भी आ गई, ये भी आ गया। 3 स्टेजेस ऑफ लेबर है जी। अब ये पैदाइश कैसे होती है, मतलब बॉडी के अंदर क्या चेंज आएगी। पहली चीज ओपनिंग अप एंड थिनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स क्या था, यूट्रस का बंद हिस्सा जो पार्शियली क्लोज था वो खुलना शुरू हो जाता है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट, ये हो जाएगा ओपनिंग अप ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो डायलेट कर जाएगी यहाँ पे। नंबर 2, सेकंड स्टेज पे क्या होगा, एक्सपल्शन, उसको धक्का देगी यूट्रस की दीवारें और डिलीवरी ऑफ द बेबी। और तीसरी स्टेज में क्या होता है कि पैदाइश के बाद जो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद, पहले जो है वो बेबी पैदा होगा, बाद में जो प्लेसेंटा होती है वो भी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब वो जो प्लेसेंटा बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ। इसको मैंने रेड इसलिए किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो आफ्टर बर्थ अगर आपको पूछा जाए कि आफ्टर बर्थ क्या है, तो आपने बताना है बर्थ के बाद तकरीबन 10 to 45 मिनट्स के बाद क्या चीज़ बाहर आती है बॉडी से? प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के बाहर आने को क्या बोलते हैं? आफ्टर बर्थ बोलते हैं। बात फॉलो कर गए? अब क्या होता है कि जब ये 1 to 5 मिनट आफ्टर बर्थ क्लैंपिंग फॉलोड बाय कटिंग। अब ये जो था ये अम्बिलाइकल कॉर्ड थी, ये देखें अम्बिलाइकल कॉर्ड, पहले इसको क्लैंप किया जाता है, दोनों तरफ क्लिप लगाए जाते हैं, और बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, ताकि इसको ये मदर से इसकी बॉडी को क्या करवा दिया जाए? फ्री करवा दिया जाए। बात समझ में आ गई? तो ये जो प्रोसेस है ये पेनलेस होता है। इसकी वजह क्या बताई गई है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होते जो इसको तकलीफ का बायस बने। तो पहले क्लैंपिंग है और बाद में क्या है? इसकी कटिंग हो जाए। बात समझ में आ गई जी? तो ये फिर आ गया जी आफ्टर बर्थ 10 to 15। ये वैसे पंजाब की बुक में 10 to 45 लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा 10 to 45 है या 10 to 15 है? 15 ही है। चलिए अपने कोर्स में रहें। 10 to 15 मिनट आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा डिटैचेस फ्रॉम द यूट्रस। जैसे मैंने बताया पैदाइश के 10 से 15 मिनट के बाद प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाएगी, और इसके प्लेसेंटा के बाहर आने को क्या बोलेंगे? आफ्टर बर्थ बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो बस यहाँ तक आपका लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो पूछ लें आप।